वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जिसे हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। तो इस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट फेलियर है क्या और इसके कॉजेस क्या हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हार्ट फेलियर है क्या। जो हार्ट है उसके पास एक सफिशिएंट एबिलिटी है जिसके जरिए से, उस एबिलिटी के जरिए से जो है हार्ट पंप आउट करता है ब्लड को बॉडी टिश्यूज में, ताकि जो बॉडी टिश्यूज है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जा सके। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर हार्ट अपना ये फंक्शन या अपनी ये एबिलिटी को जो है वो लॉस कर देता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेल। मीन्स अब जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, वो सफिशिएंटली जो है बॉडी टिश्यूज की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। इसी के लिए हम एक अदर वर्ड यूज करते हैं, वो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्ट फेलियर में यूजली अकर होता है पल्मोनरी एडिमा, स्पेशली लेफ्ट साइडेड जब हो। तो जब पल्मोनरी एडिमा की वजह से जो है ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ बैकअप होता है, बैक फ्लो की तरफ जाता है, जिसकी वजह से जो है फ्लूइड बिल्डअप होगा और कंजेस्शन अकर होगी। तो इस रीजन की वजह से इसे हम कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर, और इसे हम डिटेल में आगे लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। अब टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में जो है, जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। कि हार्ट की जो टाइप है उसके हिसाब से जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें सबसे जो पहली और मेन चीज जो है समझनी, वो क्या है कि हार्ट फेलियर की टाइप्स क्या क्या है। हार्ट फेलियर को बेसिकली हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली जो कैटेगरी है वो है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। जो दूसरी कैटेगरी है वो है लेफ्ट एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जो मोस्ट कॉमनली वर्डिंग्स भी यूज होती हैं। पेशेंट को भी जब हम बताते हैं तो हम उसे यही बताते हैं कि आपका लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हुआ है या राइट साइडेड। तो स्टार्ट लेते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर से। ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या है और डायस्टोलिक क्या है, और यही दोनों जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हैं रीजंस की तरह काम करते हैं लेफ्ट एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर में। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। पहली जो हमारे पास आती कैटेगरी वो है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हम उस कंडीशन को कहते हैं कि जो ब्लड से जो है इजेक्शन बाहर जा रही है, पंप आउट जो ब्लड कर रहा है, वेंट्रिकल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है उस कंडीशन को हम कहते हैं सिस्टोलिक कंडीशन ऑफ द हार्ट। हार्ट की सिस्टोलिक कंडीशन क्या है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और ब्लड जो है वो पंप आउट करके जाए हार्ट में से। अब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में जाहिर सी बात है कि हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और जो ब्लड है वो सफिशिएंटली पंप आउट नहीं होगा हार्ट से। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में तीन मेन चीजें आती हैं। पहला, कांट पंप इनफ ब्लड, मींस ब्लड जो है वो जो सफिशिएंट अमाउंट हमें ब्लड की चाहिए, डिमांड है बॉडी की, उस तरह से पंप नहीं कर पा रहा हार्ट। सेकेंड, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जहाँ पे डिक्रीज हो, इट मीन्स कि जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो रहा है। थर्ड, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन है हमारे पास 50 to 70%, और 40 to 50% जो हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन है वो आती है बॉर्डर लाइन पे। अगर 40 से जो है कम हो जाए इजेक्शन फ्रैक्शन, इट मीन्स कि इट्स अ हार्ट फेलियर कंडीशन। जब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में ये तीन चीजें आती हैं। सिस्टोलिक के बाद आता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक जो है, हम उस कंडीशन को कहते हैं जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स में ब्लड मूव करता है। तो वो मीन्स फिलिंग जब हो रही है हार्ट की, फिलिंग ऑफ द हार्ट जो है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डायस्टोलिक कंडीशन ऑफ हार्ट।
अगर फिलिंग जो है प्रॉपरली नहीं होगी वेंट्रिकल्स की, तो इसमें हमारे पास क्या अकर होगा, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसमें भी तीन मेन चीजें हैं। पहला, कि कांट फिल इनफ ब्लड, मींस आर्टरियम सही तरह प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे और जो वेंट्रिकल्स हैं वो फिल नहीं हो पा रहे सही तरह से। सेकंड, डिक्रीज टोटल वॉल्यूम। इसमें जो है टोटल वॉल्यूम ही डिक्रीज हो जाता है। जाहिर है वेंट्रिकल्स अगर सही तरह से फिल नहीं होंगे तो जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है वेंट्रिकल्स में, जिसने पंप आउट होना था वो ही आ रहा ही कम है, तो टोटल वॉल्यूम इसमें डिक्रीज हो जाता है। थर्ड है, नो इफेक्ट ऑन इजेक्शन फ्रैक्शन। जो इजेक्शन फ्रैक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये है हमारे पास सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बाद आता है राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल। इन्हें भी वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जो मोस्ट कॉमन है वो है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो हमारे पास कॉमन है वो कॉज कर सकता है राइट साइडेड को भी, और अगर हमारे दोनों राइट साइडेड भी हो किसी पेशेंट को, लेफ्ट साइडेड भी हार्ट फेलियर है, दोनों हार्ट फेलियर है, दोनों साइड्स जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, तो इसे हम कहते हैं बायोवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, इसमें जो है इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं मेन, उसमें सबसे पहला आता है प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया एंड ऑर्थोपीनिया। मींस जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम है रहती है, मींस ब्रीथलेसनेस को हम या ब्रेथलेसनेस को जो है हम कहते हैं ऑर्थोपीनिया। और प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया में क्या है कि अगर पेशेंट सो रहा है तो हर 2-3 घंटे के बाद उसकी आंख खुल जाएगी सांस ना आने की वजह से। सेकंड जो इसका सिम्टम है वो है एलिवेटेड पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। जो पल्मोनरी कैपिलरीज है उनका जो प्रेशर है वो इसमें इंक्रीज हो जाता है। जो नॉर्मल इसका प्रेशर है वो है 4 to 12 पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर। लेकिन इसमें क्या होगा, जो लेफ्ट साइडेड हमारे पास हार्ट फेलियर है उसमें ये प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। परसिस्टेंट कफ एंड वीजिंग, इसमें जो कफ और वीजिंग है वो परसिस्टेंट रहती है, मीन्स लगातार होती रहती है। देन क्रैकल साउंड या रेज, मीन्स जब इंसान सो रहा हो या जाग भी रहा हो तो उसमें से जो उसकी सांस लेने की होती है, स्पेशली जब वो सो रहा होता है या लेटा हुआ होता है, उस टाइम जब वो सांस लेता है तो उसमें से एक अजीब सा साउंड आता है। ब्लड टिंक्ड स्प्यूटम, मींस इसमें जो इंसान के जो स्प्यूटम है उसमें ब्लड भी आ सकता है। रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन। देन टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया इसका मोस्ट जो है हमको हम कहते हैं कि यूजली अकर हो जाता है इसमें। चेस्ट पेन विद डिस्पेनिया, इसमें चेस्ट पेन भी है और डिस्पेनिया भी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी है। अब नॉर्मल कंडीशन में भी इसमें जो है ब्रेथलेसनेस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है लेने में जब इंसान चल रहा फिर रहा है। और इसके अलावा जो है जब इंसान लेटा हुआ होता है तो वो जो कंडीशन है उसमें भी उसको ब्रेथलेसनेस होती है, और जब वो बैठता है स्टैंडिंग पोजीशन में आता है या बैठ जाता है तो वो खत्म हो जाती है। तो कुछ पेशेंट में डिस्पीनिया कर होते हैं ज्यादा और कुछ में जो ऑर्थोपीनिया ज्यादा देखा गया है। एंड लास्ट वन इज साइनोसिस, मींस जो नीले पड़ जाते हैं, हम कहते हैं अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे किसी भी टिश्यू को नहीं पहुंचती तो वहां पे हमारे जो है ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से जो एरिया है वो ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये हो गए साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स के बाद आते हैं कॉजेज ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है उनके जो कॉजेज है उनको हमने एक तरह से डिवाइड किया हुआ है सिस्टोलिक कॉजेज एंड डायस्टोलिक कॉजेज में। तो जो सिस्टोलिक कॉजेज हैं उनमें आता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये जो तीन है ये मेन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कॉज करते हैं। और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी सिस्टोलिक फेलियर भी कॉज करता है एंड डायस्टोलिक रीजन भी है, लेकिन ये एज अ रिजल्ट जो है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर ही लेके जाता है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज में क्या है, इस्कीमिया हम उसको कहते हैं कि जब
सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है नहीं पहुंच सकती टिश्यूज तक। इस्कीमिया हम उस कंडीशन को कहते हैं कि जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज के पास नहीं पहुंच पा रही हो। इसका रीजन यूजली ये होता है कि प्लेक बिल्डअप हो जाता है। अब अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम कोरोनरी आर्टरीज की बात कर रहे हैं। कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज जो हार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई करते हैं, उसके हार्ट मसल्स को जो है ब्लड सप्लाई कर रही हैं। तो इन कोरोनरी आर्टरीज में जो है प्लेक बिल्डअप हो जाता है और ये आर्टरीज ऐसा ऐसा नैरो होने लगती हैं। जब ये नैरो होने लगेंगी तो जाहिर सी बात है कि लेस ब्लड पहुंचेगा और लेस ब्लड की वजह से लेस ऑक्सीजन हार्ट मसल्स तक जाएगी और एज अ रिजल्ट जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज अकर होती है। इसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि अगर ये सीवियर हो जाए तो अगर किसी स्पेसिफिक टिश्यू पर काफी टाइम तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो वहां पे स्कार बन जाता है और वो टोटली जो है वो टिश्यू जो है वो मसल्स जो हार्ट के हैं वो टोटली डैमेज हो जाएंगे। तो इसके नतीजे में हार्ट अटैक भी अकर हो सकता है। सेकंड जो रीजन है वो है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक मींस जो सेल का साइज है उसको इंक्रीज हो जाना। जो हार्ट मसल्स हैं या हार्ट के जो सेल्स हैं उनका साइज जब इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। और यूजुअली हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी अकर होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये जो कार्डियोमायोपैथीज हैं यूजुअली इनका रीजन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हाइपरटेंशन। लॉन्ग लास्टिंग हाइपरटेंशन की वजह से जो हार्ट मसल्स हैं वो थिक हो जाते हैं। जाहिर है कि अगर हार्ट मसल्स का साइज इंक्रीज हो गया है तो ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ की डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब इसके इंक्रीज होने की वजह से जो है सिस्टोलिक फेलियर आता है एंड अल्टीमेटली लेफ्ट हार्ट फेलियर। थर्ड रीजन था डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। यहाँ पे जो चैम्बर का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। यूजली ये भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ही होता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है या जो हमारा लेफ्ट चैम्बर है उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कार्डियोमायोपैथी लॉन्ग लास्टिंग हाइपरटेंशन की वजह से अकर हुई। इसमें जो है क्या है पहले में हमारे पास जो है वॉल्स थिक हो रही थी, अब जो चैम्बर है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स के जो वॉल्स हैं जो मसल्स हैं उन वो जो है वो थिन हो रहे हैं। तो जब चैम्बर का साइज इंक्रीज होगा तो फिलिंग रिक्वायरमेंट भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फिलिंग रिक्वायरमेंट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन है क्योंकि मसल्स का जो साइज है वो कम हो गया है, थिन हो गया है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है जिसकी वजह से सिस्टोलिक फेलियर अकर होता है और अल्टीमेटली लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाता है। देन जो सिस्टोलिक रीजंस हैं उनके बाद आते हैं हमारे पास लेफ्ट हार्ट फेलियर के डायस्टोलिक कॉजेस, जिनमें आता है फर्स्ट वन जो है वो है concentric hypertrophy. Second is aortic stenosis. Third is hypertrophic cardiomyopathy. And fourth one is restrictive cardiomyopathy. तो इन्हें स्टार्ट करते हैं। डायस्टोलिक में जो है पहला है कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी में क्या है कि ये जो है हाइपरटेंशन की वजह से नहीं, ये जो है न्यू जनरेशन ऑफ न्यू सार्कोमेर, जो सार्कोमेर्स पहले से थे उनके साथ एग्जिस्टिंग वंस के साथ और भी ज्यादा जो है एडिशनल सार्कोमेर्स बनने लग जाते हैं। ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसकी वजह से जो मसल्स हैं वो इनलार्ज हो जाएंगे और जो चैम्बर साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, फिलिंग एरिया भी कम हो जाता है और जो वेंट्रिकल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता स्टिफ भी होने लगते हैं। जिसकी वजह से एक तो फिलिंग एरिया भी कम हो गया, दूसरा स्टिफ होने की वजह से जो रिलैक्सेशन हो रही थी नॉर्मल वो भी इम्पेयर हो जाती है और फाइनली जो है डायस्टोलिक फेलियर अकर होता है। कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी के बाद आता है रीजन सेकंड वन आउटिक स्टेनोसिस। आउटिक स्टेनोसिस जो है वो एक वॉल्व डिसऑर्डर है। जो हार्ट के हमारे पास वॉल्व हैं, दरवाजे हैं, उनमें जो है जब प्रॉब्लम आ जाती है उसे हम कहते हैं आउटिक स्टेनोसिस। नाम से जाहिर है आउटा आउटिक वॉल्व इसमें इन्वॉल्व होगी। अब इसमें क्या है कि जो वॉल्व है उसकी जो ओपनिंग है वो नॉर्मल जैसी नहीं रहती, ना क्लोजिंग ना ओपनिंग। तो जब उसकी ओपनिंग नॉर्मल नहीं होगी तो जो हमारे पास ब्लड है आउटा में लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रॉपर नहीं चलता। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में तो आउटा में से जो है वो
प्रॉपर नहीं जा रहा, लेकिन इसके रीजन की वजह से, आउटिक स्टेनोसिस की वजह से लेफ्ट आर्ट्रियम पे भी प्रेशर पड़ता है, और इसके रीजन में अकर होता है कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। अगर कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी इसके रीजन में अकर होगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो है डायस्टोलिक फेलियर एंड देन लेफ्ट हार्ट फेलियर। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ये चीज मैंने पहले बताई थी लेक्चर में कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो है वो डायस्टोलिक फेलियर भी कॉज कर रही है, वो सिस्टोलिक फेलियर भी कॉज करती है। सिस्टोलिक हम पढ़ चुके हैं, डायस्टोलिक इस तरह से करती है कि जो फिलिंग स्पेस है वो कम हो जाती है इसमें। जब फिलिंग स्पेस कम होगी तो इसे हम कहते हैं, जब फिलिंग प्रॉपरली ना हो वेंट्रिकल्स की, उस स्टेट को हम कहते हैं डायस्टोलिक फेलियर। तो ये जो कार्डियक सॉरी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है वो सिस्टोलिक फेलियर भी कॉज करती है, वो डायस्टोलिक फेलियर भी कॉज करती है, यूजुअली लेफ्ट वेंट्रिकल्स में occur होता है। लास्ट जो रीजन है वो है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव जो कार्डियोमायोपैथी है उसमें जो हार्ट मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, उनमें जो है कुछ हम कह सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड सप्लाई ना पहुंचने की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से जो है उनमें जो स्कार प्रोड्यूस हो जाती है, किसी भी वजह से जो है वो मसल्स की जो वर्किंग है वो स्टिफ हो जाती है। अब अगर वो स्टिफ हो जाएंगे तो उनकी जो रिलैक्सेशन है, जो नॉर्मल बीट्स के बीच में वेंट्रिकल्स को रिलैक्स होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हार्ट जो है प्रॉपरली जो है वो फिल नहीं हो पाता। जब हार्ट की जो वेंट्रिकल्स है वो प्रॉपरली फिल नहीं होंगे तो जो कुछ अमाउंट है ब्लड की वो सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस चली जाती है, ठीक है, बैकअप अकर होता है। और ये है डायस्टोलिक फेलियर। अब डायस्टोलिक फेलियर जो है अल्टीमेटली हमें लेके जाता है लेफ्ट हार्ट फेलियर की तरफ। अब एक चीज जो हम डिस्कस करेंगे मेन, जो लेफ्ट हार्ट फेलियर में यूजली अकर होती है, वो क्या है? बैकऑफ ऑफ ब्लड इनटू लंग्स, पल्मोनरी एडिमा। जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है उसमें यूजली अकर होता है पल्मोनरी एडिमा, और इसी वजह से हम इसे कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो जो बैकअप है वो किस तरह से अकर होगा कि जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो कुछ अमाउंट तो आउटा में जा रही है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस लंग्स में चली जाएगी। जब लंग्स में जो है ब्लड की अमाउंट वापस जाएगी तो इसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है पल्मोनरी आर्टरीज पे। ये जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और जो ब्लड वापस आ रहा है, इस प्रेशर और उसकी वजह से जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है एल्वियोलाइज में। फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से एल्वियोलाई में जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो ऑक्सीजन एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। अब ऑक्सीजन और जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा, इट मीन्स कि हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या अकर होते हैं? मेनली जो साइड इफेक्ट, जो सॉरी साइन एंड सिम्टम्स हैं पल्मोनरी एडिमा की वजह से जो अकर होते हैं लेफ्ट साइडेड फेलियर की वजह से, वो है डिस्पेनिया, मीन्स कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। सेकेंड ऑर्थोपीनिया, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी साइन एंड सिम्टम्स में, एंड क्रैकल साउंड। ये जो क्रैकल साउंड, ऑर्थोपीनिया एंड डिस्पीनिया है, ठीक है, ये जो है हमारे पास तीनों रीजंस जो हैं वो यूजली अकर होते हैं या नजर आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पल्मोनरी एडिमा की वजह से, जो यूजली अकर होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से। अब पल्मोनरी एडिमा के बाद हमारे पास आ जाता है ये, यहाँ पे हमारे पास खत्म हुआ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब हम मूव करते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर की तरफ। राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं मेनली वो हैं फैटीग एंड वीकनेस, इंक्रीज पेरिफेरल वीनस प्रेशर, जो वीनस प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। एसाइड्स मींस जो एब्डोमिनल है वहां पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है। देन हेपेटोमेगेली एंड स्प्लीनोमेगेली, मींस जो लिवर का साइज है और जो स्प्लीन का साइज है वो इंक्रीज हो जाते हैं। डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, जो जुगुलर वेन है जो हमें नजर आती है गर्दन के पास, वो जो है उसका जो साइज है वो इंक्रीज नजर आता है अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। अब हम इसका रीजन, कुछ जो साइन एंड सिम्टम्स है उनका रीजन जो है वो हम आगे इनके कॉजेस के साथ रिलेट करके ही पढ़ेंगे।
जैसे पल्मोनरी एडिमा के साथ हमने कुछ साइन एंड सिम्टम्स को रिलेट करके पढ़ा। इसके अलावा इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट, जीआई डिस्ट्रेस एंड डिपेंडेंट एडिमा। डिपेंडेंट एडिमा हम कहते हैं कि जो लोअर हमारे लिम्स हैं, लाइक लोअर लिम्स में हमारे लेग्स आगे जो फुट है, एंकल है, वहां पर जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट एडिमा। अब इनके अलावा जो है इन साइन एंड सिम्टम्स के जो रीजंस हैं या कॉजेज हैं मेनली राइट साइडेड हार्ट फेलियर का, पहला तो मेन कॉजेज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है वो राइट साइड को भी, हार्ट फेलियर को भी अकर करेगा। अब दूसरा जो इसका कॉज है वो है कार्डियक शंट और क्रॉनिक लंग डिजीजेस। तो हम कार्डियक शंट को पहले डिस्कस करते हैं। कार्डियक शंट क्या है कि एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बीच। कार्डियक शंट में क्या है कि हमारे हार्ट में कोई इस किस्म की प्रॉब्लम अकर होती है जिसकी वजह से जो है कनेक्शन बन जाता है एक एबनॉर्मल पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन के बीच। अब ये कनेक्शन के रीजंस बहुत सारे हैं। लाइक पहला रीजन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मीन्स जो सेप्टम है वेंट्रिकल्स का वो उसमें कोई होल आ जाए, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, तो जाहिर है जो लेफ्ट साइड का ब्लड है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है तो वो मूव करने लगता है राइट की तरफ। तो राइट और जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्सअप हो रहे हैं। सेकेंड है आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। मीन्स आर्ट्रियम का जो सेप्टम है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए। जाहिर है आर्ट्रियम के भी अगर सेप्टम में डिफेक्ट आएगा तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्सड हो जाएंगे। देन जो थर्ड है वो है पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, जो aorta है उसमें और जो पल्मोनरी आर्टरी है उनके बीच में कोई कनेक्शन बन जाए किसी वजह से। ये मेन रीजंस हैं जो लेफ्ट टू राइट शंट कॉज करते हैं, और यही लेफ्ट टू राइट शंट जो बन रहा है इसी की वजह से अकर होता है कार्डियक शंट एंड देन राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब क्रॉनिक लंग डिजीजेज, जितनी भी क्रॉनिक लंग डिजीजेज हैं उनकी वजह से जो है यूजली अकर होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कोर पल्मोनी, इसे हम डिस्कस करते हैं अभी। क्रॉनिक लंग डिजीजेस में हमारे पास आता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन मेन रीजन, देन ऑटोइम्यून डिजीजेस हो लंग की, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, क्रॉनिक ब्लड क्लॉट्स हो अगर लंग्स में, सिस्टिक फिब्रोसिस हो, सीवियर ब्रोंकाइटिस हो, स्कारिंग टिश्यूज प्रेजेंट हो लंग में, ठीक है, स्कार टिश्यूज हो, फिर जो है स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो, कर्व जो है नॉर्मल नहीं होते कुछ लोगों के, फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप हो, एपनिया हो, इन सारी चीज़ों की वजह से, या इन्फ्लामेशन हो लंग्स में, ठीक है। बहुत दफा पे कोई आइडियोपैथिक रीजन होता है कि जो ब्लड, जो लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं या टाइटनिंग हो जाती है। तो इन सारे रीजंस की वजह से इनमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। यूजली जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है वो रिलेट करता है लंग डिजीजेस से, इसीलिए इसे कहा जाता है कोर पल्मोनल। कोर पल्मोनेल जो है वो वर्ड लैटिन दो वर्ड्स को मिक्स करके बना है। कोर का मतलब है हार्ट, लैटिन में से निकला है, और पल्मोनेल का मतलब है लंग्स। कोई भी क्रॉनिक जो है लंग डिसफंक्शन डिजीज जो है वो कॉज करे या जनरेट करती है हमारे पास हार्ट डिसफंक्शन को, तो वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर, या उसे हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर कह सकते हैं। मीन्स कि जो लंग डिसफंक्शन है, कोई भी लंग, जो हमने इतनी सारी अभी क्रॉनिक जो है लंग डिजीजेस देखी, उनमें से कोई भी डिजीज जो है उसके रिजल्ट में अकर हो हार्ट फेलियर, तो वो कहलाता है यूजली राइट साइडेड हार्ट फेलियर ही होता है, या हार्ट का डिसफंक्शन अकर हो तो वो भी यूजली हम उसी में कंसिडर करते हैं। तो मेनली जो इसका मेन कॉज है वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ी भी, वो सब जो है वो हमारे पास अल्टीमेटली लेके जाती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ, जिसकी वजह से होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। कोर पल्मोनेल में जो है उसके रिजल्ट में जो है हमारे पास फैटीग एंड वीकनेस अकर होती है, डिस्टेंडिंग जुगुलर वेन, क्योंकि जो है
बॉडी की तरफ जो है वाटर या फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाती है। एंड द थर्ड रीजन जो फोर पल्मोनरी की वजह से होता है वो है डिपेंडेंट है। एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर अकर होता है तो पल्मोनरी एडिमा होता है। ठीक है, जो फ्लूइड जो है हमारे पास बिल्डअप होता है वो लंग्स में होता है। जबकि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में जो फ्लूइड बिल्डअप है वो बॉडी ऑर्गन्स में होता है, यूजली आपके लोअर लिम्स में। और आपके जो है बॉडी ऑर्गन्स में आपके यूजली तो लोअर लिम्स में, लेकिन उसके अलावा अगर सिवियर होता जाए तो लिवर में, स्प्लीन में, एंड देन एसाइड्स भी occur हो सकता है। तो ये है कोर पल्मोनरी। अब जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन जो है वो हार्ट फेलियर की जो है फोर कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन, 1, 2, 3 एंड 4। पहली स्टेज हार्ट फेलियर की वो है जिसमें हार्ट फेलियर की कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। हार्ट फेलियर है लेकिन कोई जो है सिम्टम्स अकर नहीं होते। सेकंड कैटेगरी ये है कि जो एवरीडे जो हमारी रोजाना की एक्टिविटीज हैं वो डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाना और थक जाना जल्दी। तो ये सिम्टम्स अकर होते हैं। जो थर्ड स्टेज है, ये जो है इसमें हमारे पास बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी काम को कंप्लीट करना। ठीक है, थर्ड स्टेज में जो है कामों को मुकम्मल करना और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो फोर्थ स्टेज है हार्ट फेलियर की, उसमें जो है तमाम हम कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स जो है वो अकर होते हैं, स्पेशली जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है वो इवन रेस्ट पे भी अकर होने लगती है। और इसी को जो अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन के तहत इसको जो है सबसे सीवियर हार्ट फेलियर कंडीशन का जो है नाम दिया गया है। लेकिन इस क्लासिफिकेशन से जो है हम कह सकते हैं बेहतर क्लासिफिकेशन हुई है वो है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन है, जो यूजली डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए और प्रिवेंशन पर्पसेस के लिए मोस्टली यूज होती है। वो है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की क्लासिफिकेशन। इसमें जो है अल्फाबेटिकली इनको क्लासिफाई किया A, B, C एंड D। ए जो है वो स्टेज है जिसमें सिवियरल रिस्क फैक्टर तो हार्ट फेलियर के नजर आ रहे होते हैं पेशेंट के अंदर, लेकिन कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है। मीन्स कि हम यहाँ पर प्रिवेंशन कर सकते हैं हार्ट फेलियर से पेशेंट की। जो सेकेंड स्टेज है उसमें जो है हार्ट डिजीज कोई ना कोई है। ठीक है, कोई हार्ट एंड जो साइन एंड सिम्टम नहीं है हार्ट फेलियर के, लेकिन कोई हार्ट डिजीज उस पेशेंट में है। पहले में जस्ट रिस्क फैक्टर्स अकर हो रहे देखने में आ रहे होते हैं, सेकंड में क्या है कि पेशेंट में कोई हार्ट डिजीज फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन है लेकिन उसको हार्ट फेलियर का कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, तो वो लाई करते हैं कैटेगरी या सॉरी स्टेज बी में। जो स्टेज सी है उसमें जो है हार्ट डिजीज भी है और साथ में कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी हार्ट फेलियर के नजर आने लगते हैं। और जो हम कह सकते हैं एडवांस स्टेज है जो है वो स्टेज डी है, जिसमें जो है हार्ट फेलियर जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि डायग्नोस्ड है, इसमें सारे साइन एंड सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं और हमने यहाँ पे स्पेशलाइज ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड करनी है। तो ये जो है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए जो क्लासिफिकेशन यूज होती है वो है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की क्लासिफिकेशन है। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद आता है हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेलियर, कि हार्ट फेलियर को हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो हार्ट फेलियर की जो डायग्नोसिस है वो बहुत सारे तरीकों से हो सकती है, लाइक ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम यूजली ट्रोपोनिन एंजाइम जो है हार्ट का उसके लेवल चेक करते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राम के जरिए से, चेस्ट एक्सरे के जरिए से, एमआरआई के जरिए से, सीटी स्कैन के जरिए से, स्ट्रेस टेस्ट भी करते हैं हम हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस के लिए। ईसीजी की भी को भी यूज करते हैं, इकोकार्डियोग्राम यूज करते हैं एंड मायोकार्डियल बायोप्सी। ये तमाम जो है तरीके हम यूज करते हैं डायग्नोसिस के लिए हार्ट फेलियर। डायग्नोसिस के बाद आता है मेन चीज कि हमने डायग्नोस तो कर लिया कि कौन सी टाइप है, ये क्या है, हमने ट्रीटमेंट कौन सा यूज करना है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जो है हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसमें हम बाईपास भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और मेडिकेशंस भी, इसमें हमारे पास काफी सारे हैं। ये जो ट्रीटमेंट हैं जितने भी हैं उनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कि होप्स कि आपको लेक्चर समझ आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे पिंटरेस्ट पेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।